नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो तीसरी क्लास रहेगी। तो आज हम बात करेंगे निर्धनता पर। तो देखिए, आपको जो थंबनेल में क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इनमें से किसी का भी या सभी का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर वीडियो में तो आपको इनके आंसर बताए ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण तथा शहरी के क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए, भारत में गरीबी निर्धारण में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। गरीबी निर्धारण का जे फार्मूला भारत में पहली बार वर्ष 1989 में बाई के अलग की अध्यक्षता में बनी समिति के द्वारा तय किया गया था। तो देखिए, ये जानकारी भी महत्वपूर्ण है, इनसे भी प्रश्न बन सकता है कि ये फार्मूला भारत में पहली बार कब लागू किया गया था या कब तय किया गया था और किसके द्वारा तय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। तो देखिए, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार किसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। तो देखिए, जिन व्यक्तियों की आय $5 प्रतिदिन से कम है, जिन व्यक्तियों की $2 प्रतिदिन से कम है, जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम है, या जिन व्यक्तियों की आय $20 प्रति माह से कम है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा, जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, यानी कि निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा समूचे विश्व की निर्धनता रेखा के निर्धारण के लिए समान मानक तय किए गए हैं। इन मानकों के अनुसार जिन व्यक्तियों की आय $1 प्रतिदिन से कम है उन्हें निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों एवं आर्थिक समूहों में सबसे अधिक निर्धनता अनुपात किसमें पाया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण खेती और मजदूर, अनुसूचित जाति, नगरीय अनियमित मजदूर। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो निर्धनता का अनुपात पाया जाता है वो किस आर्थिक समूह में पाया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में भी एक समान नहीं है। अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 51 लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियमित मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को किस वर्ष शुरू किया गया। तो ऑप्शंस आपके सामने 2002, 2006, 2004 और 1999। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 2004। नेक्स्ट तो इसका देखिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यक्रम काम के बदले अनाज को 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। देखिए 2004 में लागू किया गया। कार्यक्रम का नाम है काम के बदले अनाज। और कितने जिलों में जे लागू किया गया था, 150 जिलों में। ये कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। ये पूर्णतः केंद्र द्वारा पोषित कार्यक्रम है। देखिए, ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है। तो ये केंद्र द्वारा पूर्णतः केंद्र के द्वारा पोषित कार्यक्रम है। 2004 में शुरू किया गया और 150 जिलों में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि मजदूरी पर रोजगार की जो आवश्यकता है उनके लिए जो निर्धन है, ग्रामीण निर्धन है, जिनके मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये कार्यक्रम लागू किया गया था। यानी कि ये बेसिकली जो कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो किससे है, तो निर्धनता से टैकल करना। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आपने बताना कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। तो ऑप्शन है प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे ही
क्षेत्र प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत शामिल हैं? तो ये आप सारे याद रखेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण पेयजल, ग्रामीण आवास। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका देखिए प्रारंभ कब से हुआ? तो 2000 से प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि राज्यों के साथ साथ इसमें केंद्र का भी शेयर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया। देखिए योजना का नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दूसरा कथन है इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए दोनों ही कथन क्या हैं? सत्य हैं। यानी कि इस योजना को 1993 में आरंभ किया गया और इस योजना में ग्रामीण एवं छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को 1993 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके अंतर्गत युवाओं को लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये आपको कथन दे रखे हैं, आपको बताने इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए पहला कथन है जे विधेयक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। इसमें प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदक को 30 दिन के अंदर अगर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 1 और 2, यानी कि एक कथन और दूसरा कथन ये सत्य है और तीसरा कथन क्या है? गलत। और आपको ये भी पता चल रहा होगा कथनों से किस योजना के बारे में बात की जा रही, तो मनरेगा के बारे में बात की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 को पारित किया गया। ये विधेयक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर, देखिए कथन में क्या लिख रखा था 30 दिन के अंदर, लेकिन क्या है आएगा क्या 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेन सूचकांक का संबंध है, तो हम निर्धनता की बात करें तो इसका संबंध किससे होगा? निर्धनता से। तो इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने के प्रयास किए हैं। निर्धनता के आकलन हेतु नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया जिसे सेन सूचकांक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी कि परिवार के खर्च करने की क्षमता, खर्च करने की शक्ति पर उसकी निर्धनता का के स्तर का आकलन किया जाता है। तो जी आप याद रखेंगे परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हमारे देश में निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े योजना आयोग यानी कि अब नीति आयोग उपलब्ध कराता है। जे आंकड़े प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन द्वारा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर आकलित किए जाते हैं, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये आंकड़े किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आकलित किए जाते हैं? तो NSSO। भारत के निम्नलिखित में से किन 4 राज्यों में गरीबी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है? तो ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों में गरीबी राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। 1973 के बाद से कई भारतीय राज्यों ने गरीबी के स्तर को कम करने का काफ़ी प्रयास किया है और उसमें सफलता भी पाई। फिर भी 4 राज्यों ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर राष्ट्रीय गरीबी के स्तर से ऊपर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए नीचे जो आपको युग्म दे रखे हैं आपने उन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सम्मिलित नहीं है। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में शुरू की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में, देखिए इसका जब शुरू में नाम नरेगा था, मनरेगा इसका नाम रखा गया 2009 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना 2015। तो देखिए जो पहला पेयर दे रखा आपको ये भी सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है, जो तीसरा है वो सही सुमेलित नहीं है, जहाँ पर 2015 की जगह क्या आएगा 2014। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना वो कब शुरू की गई थी? 2014 में।
तो देखिए तीसरा जुगम गलत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरू की गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखिए आज की वीडियो में इतने ही। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे इस टॉपिक से, आगे देखिए कुछ और प्रश्न, देखिए प्रश्न कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर हम कोई प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस करना भूल गए हैं तो अगली वीडियो में से हम ऐड कर लेंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस आगे भी आती रहेंगी। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, आप किसी भी, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, साइंस का हो, भूगोल का हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।